आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। इससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ा है और आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पढ़ेंगे, दिस इज फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। देखिए, हम जैसा कि जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ऐसे ही रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट भी डिटरमाइन करती है कि उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहने वाला है। जैसे हम ये जानते हैं, आर्रेनियस थ्योरी ऑफ कोलिजन हमें ये बताती है कि किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के बीच में जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बड़ा क्लोज है, लिक्विड के अंदर थोड़ा सा लूज है, और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली बाउंड रहते हैं। तो यहां पे कोलिजन के चांसेस क्या होंगे? गैसियस रिएक्टेंट के केस में कोलिजन्स अमंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या होंगे? सबसे ज्यादा होंगे। तो इसीलिए यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल कर आएगा गैसियस रिएक्टेंट का, वो सबसे ज्यादा निकल कर आएगा। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन है, आप उसको सॉलिड स्टेट में कराएं और उसी रिएक्शन को अगर पॉसिबल है गैसियस फॉर्म में कराएं, तो गैसियस फॉर्म का रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, दिस इज फिजिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल साइज, देखिए फिजिकल साइज से यहां पर मतलब है सीधे सीधे कि वो सॉलिड फॉर्म में है, या सॉलिड फॉर्म में है तो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा, और अगर उसी सॉलिड फॉर्म को अगर हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम लोग ये जानते हैं कि पाउडर फॉर्म में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो कोलिजन भी ज़्यादा होगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि दिस इज सॉलिड फॉर्म, एक सॉलिड फॉर्म है इस तरह से। अभी हमने क्या किया कि इसी सॉलिड फॉर्म को क्रश कर दिया, इसी सॉलिड फॉर्म को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ गए। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा होगा, इसीलिए कोलिजन्स ज्यादा होंगे, इसीलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। सॉलिड फॉर्म से ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस फॉर्म में आएगा? पाउडर फॉर्म में आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल समझिए कि अगर हम कोई टैबलेट, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हेडेक है और अगर वो टैबलेट लेता है, अगर उसी टैबलेट को वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके ले तो उसका इफेक्ट जल्दी शो करेगा, क्योंकि पाउडर फॉर्म में जो ड्रग है वो जल्दी डिसॉल्व होगी, जल्दी अपना जो इफेक्ट है वो शो करेगी। थर्ड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दिस इज केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए, इससे पहले की जो क्लास हुई है हमारी, उसमें हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा था। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम में पास होने के लिए 100 में से 33 मार्क्स चाहिए, लेकिन आए हैं उसके 30 मार्क्स, तो हमें उसको कितने ग्रेस मार्क्स और देने हैं? 3 मार्क्स और देने हैं। वहीं अगर एक और स्टूडेंट है जिसके आए 25 मार्क्स, तो उसको पास होने के लिए कितने देने हैं? 8 मार्क्स देने हैं। तो आप खुद बताइए किस स्टूडेंट को पास करना ईजियर रहेगा एग्जामिनर के लिए? ऑब्वियसली जिसके लिए ग्रेस मार्क्स कम होंगे। लाइकवाइज इन केमिकल रिएक्शंस, जिन रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, देखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो उस रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट, फोर्थ फैक्टर आता है हमारे पास, दिस इज concentration of reactant। concentration of reactant। देखिए, हम लोगों ने रेट लॉ पढ़ा हुआ है। रेट लॉ में हमने ये डिराइव किया है कि R इज इक्वल टू K, और यहां लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इसकी पावर n। अब ये n क्या है? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। इस टॉपिक को भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहां कुल मिलाकर आपको क्या पता चल रहा है
कि दिस रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस शर्त यह है कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जिन रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो जाता है उनकी कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देखें, मेरे पास है प्रेशर। अब प्रेशर का जो इफेक्ट है वो केवल गैसियस रिएक्टेंट पे काम करेगा, ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट। गैसियस रिएक्टेंट के केस में फैक्टर अपना इफेक्ट शो करेगा। देखिए कैसे, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी गैसियस रिएक्शन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली उन रिएक्टेंट का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखिए प्रेशर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, क्योंकि अब छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स आ रहे होंगे तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। कोलिजन्स इंक्रीज होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर का इफेक्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज अबाउट द टेम्परेचर, कि किसी रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए हम ये जानते हैं कि आप किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डेफिनेटली कोलिजन करने के चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कोलिजन इंक्रीजेस, और जब कोलिजन के चांस इंक्रीज होंगे तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, अब इसी को टेम्परेचर के इफेक्ट को ही समझने के लिए हम लोग एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये 1 मार्क में डेफिनेशन आती है बोर्ड एग्जाम में, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसे हम यहां म्यू से डिनोट कर देते हैं। अब ये टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है इसको समझिए आप। ये कहता है कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, at two different temperature which is differ by 10 degree, which is differ by 10 डिग्री। अब इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म से समझते हैं हम लोग। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट है K और ये टेम्परेचर है T+10, और ये मेरे पास रेट कांस्टेंट है जो हमने निकाला है T टेम्परेचर पे। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि ये टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर T टेम्परेचर है 20 डिग्री, तो डेफिनेटली ये रेट कांस्टेंट किस पर होगा, 30 डिग्री पर। मतलब दोनों टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। अब अगर आप इनका रेशियो निकालते हैं, दैट रेशियो फाउंड्स टू बी म्यू, और ये जो म्यू की वैल्यू है ये आपको 2 और 3 मिलेगी, और हम लोग अपने लिए इसको 2 कंसीडर करके चलते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री से आप बढ़ाते हो तो उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम लोग एक चीज जानते हैं कि दिस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो अगर मैं ये लिखता हूं कि KT+10 ओवर KT बराबर आ रहा है 2, इसका मतलब ये भी है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T+10 टू द रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T, ये भी 2 हो जाएगा। मतलब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, हम लोग यहां पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अब देखिए ये कैटलिस्ट क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर कर देगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, केमिकल सब्सटेंस
substance which alter the rate of reaction, which alter the rate of reaction without participating in a reaction, without participating in a reaction। मतलब केमिकल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को या तो इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये नाइट्रोजन गैस है, इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस, और यहां पर हमने एक कैटलिस्ट ले लिया है आयरन, दिस इज आयरन। देखिए दिस इज आयरन, और यहां पर ये रिएक्ट करता है और बनाता है अमोनिया। तो एक्चुअली में यहां पर ये जो आयरन है ये कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट क्यों बन गया, या कैटलिस्ट का रोल क्या है? एक्चुअली में कैटलिस्ट का रोल ये है कि ये कैटलिस्ट अपनी सरफेस प्रोवाइड कर देता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को। इस कैटलिस्ट के ऊपर होती हैं एक्टिव साइट्स, ये एक्टिव साइट्स हैं। इन एक्टिव साइट्स पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जाकर बैठ जाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इस तरह से इनके मॉलिक्यूल यहाँ पर बैठ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में होगा कोलिजन, और जैसे ही ये कोलिजन होगा तुरंत यहाँ क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट अमोनिया बन जाएगा। तो यहाँ पर जैसी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो कैटलिस्ट तो आपको एज इट इज वापस मिल जाएगा, बस ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? या तो बढ़ा देगा या घटा देगा। कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब कैटलिस्ट के यूज से रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा था, वो ग्राफ कुछ इस तरह से था। देखिए ये मेरे पास एनर्जी का एक्सिस है, ये मेरे पास टाइम का प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का एक्सिस है। यहां पर है मेरे पास रिएक्टेंट ये रहे, और यहां ली है मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो कि कितनी आ रही थी? जो आ रही थी 100 किलोजूल पर मोल। ये एक एग्जाम्पल है, आप कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू हमने मान के चली है 100 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर ये रिएक्शन होना चाहे तो इस समय तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी कम से कम 100 होनी चाहिए, लेकिन अभी कितनी आ रही है? केवल 20। तो वी नीड टू हीट दीज रिएक्टेंट, हमें इन रिएक्टेंट को हीट करने की जरूरत है, इनको एनर्जी देने की जरूरत है। तो जब हम इनको एनर्जी देंगे, देखिए तो इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, 100 पर पहुंचेंगे तो क्या बनाएंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मतलब अब ये कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे, इफेक्टिव कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे। ये इफेक्टिव कोलिजन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा यहां पर, दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां ये बना देंगे प्रोडक्ट। मान लीजिए ये बन गया C&D। ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी थी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। इनके बीच का जो डिफरेंस आता है दैट इज डेल्टा H। बहुत ध्यान से देखिएगा, मान के चलो ये एनर्जी आ रही है 40 किलोजूल पर मोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कुल मिलाकर। कैसे? क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी 20 है और प्रोडक्ट की एनर्जी 40 है। तो ये जो एक्स्ट्रा 20 एनर्जी है दैट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो ये 20 किलोजूल पर मोल डेल्टा H की वैल्यू है। अच्छा, हमने यहां पर कितना हीट किया इसको? हमने इसको एक्स्ट्रा कितनी हीट दी है? हमने इसको एक्स्ट्रा हीट दी है, जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, दिस इज 80 किलोजूल पर मोल। ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी। अब हम लोग क्या करें, देखिए कि इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट यूज कर लें। वो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक्टिव साइड प्रोवाइड करेगा, और जो रिएक्शन के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी 100 थी, अब उस थ्रेशोल्ड एनर्जी के लेवल को ये नीचे कर देगा। और अगर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल मान लीजिए यहां आ गया, फॉर एग्जांपल ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल आ गया फॉर एग्जांपल 60 किलोजूल पर मोल। थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल हो गया कम, ठीक है। तो अब मुझे ये इसको कितना हीट करना पड़ेगा? केवल देखिए मुझे यहां तक हीट करना पड़ेगा। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा?
मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी केवल 40 किलोजूल पर मोल, 40 किलोजूल पर मोल। ठीक, तो यहां पर कैटलिस्ट का यूज करने से हुआ क्या, कैटलिस्ट का यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गई। मतलब मेरे को अब उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी पहले देनी थी 80, अब कितनी देनी है, केवल 40। इसका मतलब हमें कम देर के लिए हीट करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा अब एक चीज देखिए, क्या डेल्टा एच पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो कैटलिस्ट यूज करने से डेल्टा एच पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, कैटलिस्ट यूज करने से एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। मैं और स्पेसिफिक कर दूं, यूज ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, क्योंकि ऐसे भी कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेंगे, उन्हें कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट। तो मैं यहां लिख रहा हूं पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी विल डिक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। अच्छा, कैटलिस्ट को यूज करने से डेल्टा एच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट ऑन डेल्टा एच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए अब एक चीज समझिए आप, टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है और कैटलिस्ट यूज करने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका जो मैकेनिज्म है वो अलग है, मतलब इनके बढ़ने का कारण अलग है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ज्यादा मॉलिक्यूल हिट करते हैं। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी यूज कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है, ये जो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल है वो ही नीचे आ जाता है। तो अब ज्यादा मॉलिक्यूल इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को के बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। दोनों का तरीका अलग है। टेम्परेचर में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और कैटलिस्ट यूज करते हैं तो थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल नीचे आ जाता है। ये मेन डिफरेंस है इसमें। चलिए, ये थे मेरे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और इसमें से 2 to 3 मार्क्स के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आराम से बनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखें हम लोग, दिस इज आरएनएस इक्वेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, केमिकल काइनेटिक्स एक्चुअली में है क्या, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म एक्चुअली है क्या, देखिए किसी भी रिएक्शन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टडी ऑफ ए रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप इज नोन एज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हमें यह पता चल जाता है एक्चुअली किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। समझिए आप, मैंने यहां पर लिखा H2 प्लस Cl2 एंड इट गिव 2HCl। तो ये रिएक्शन केवल एक सिंगल स्टेप में हो रही है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मान लीजिए ऐसी भी तो रिएक्शन हो सकती हैं जो मल्टी स्टेप्स में हो रही हो। अब मल्टी स्टेप में होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये सब हम मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं। तो किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म की बेसिस पर केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 2 टाइप। पहला हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और इन एलिमेंट्री रिएक्शन को ही कहते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन। और दूसरी बनती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम कहेंगे दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। और एलिमेंट्री रिएक्शन को कहते हैं हम लोग सिंगल स्टेप रिएक्शन, दिस इज सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, अब एक चीज समझिए आप, अगर किसी रिएक्शन की मोर देन 1 स्टेप आपको दिए गए हैं तभी आप पता कर पाएंगे कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। हम रिएक्शन को केवल देखने से, थियोरेटिकली देखने से नहीं बता सकते कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री होगी या मल्टी स्टेप होगी। अगर आपको किसी रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है, जैसे हेलो एल्केन हेलोरिन चैप्टर में हम लोग SN1 SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो SN1 मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो पता चलता है कि रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है।
दैट मीन दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन का एक एग्जाम्पल मैंने ये बता दिया। अब अगर मैं मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करूं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक रिएक्शन है जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन, कुछ इस तरह से हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस ऑक्सीजन। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको दी जाएगी, आप खुद से नहीं बना सकते मैकेनिज्म दी जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। चलिए मैं इसकी मैकेनिज्म पर बात करता हूं। मेरे पास रिएक्शन है, देखिए 2H2O2 गिव्स आउट 2H2O प्लस O2। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म आपको दी जाएगी। तो इसकी मैकेनिज्म जब हमें दी जाती है तो हमें पता चलता है कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। देखिए स्टेप 1 क्या रहता है कि दिस H2O2 गेट डिकम्पोज्ड एंड इट फॉर्म H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये हमको दिया जाएगा। और ये पहला स्टेप वाज फाउंड टू बी स्लो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मतलब एक रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में हो रही है उसमें एक स्टेप स्लो होगा और बाकी के स्टेप क्या होंगे, फास्ट होंगे। तो वी कंसीडर ओनली स्लो स्टेप फॉर कैलकुलेशन, हम स्लो स्टेप को ही कंसीडर करेंगे। और स्टेप 2 ये पता किया गया, तो ये मिला आपको, देखिए H2O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन, अभी हाल ही में पैदा हुई और तुरंत यूज कर ली हमने। ये क्या बनाएगी, देखिए इट विल फॉर्म H2O प्लस O2, और ये स्टेप है फास्ट। और अगर आप इन दोनों स्टेप्स को ऐड करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं इनको, तो देखो आपको क्या मिलने वाला है। इस रिएक्टिव इंटरमीडिएट से ये इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2H2O गिव्स आउट 2H2O, सॉरी 2H2O2 है ये, प्लस O2। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म दी गई है आपको, तो आपने पता किया कि ये जो स्लो स्टेप है इट विल कंसीडर्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑल्सो। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो सिंगल स्टेप में हो रही है, और मल्टी स्टेप रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको यहां कि फॉर एनी रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी कैन बी मैक्सिमम अप टू 3 और 4। अब इसको समझिए आप कि किसी भी रिएक्शन में जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे आप समझिए, आप यहां पर कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल, क्योंकि आपको रिएक्शन, लेकिन जब आपने इसकी मैकेनिज्म को स्टडी किया तो आपको यह पता चला कि स्लो स्टेप में तो केवल एक ही रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी है 1। तो याद रखिए मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन हम कैसे डिजाइन करेंगे कि द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल इन एलिमेंट्री रिएक्शन, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज नोन एज मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन इन स्लो स्टेप, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में तो हम केवल स्लो स्टेप को ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी आ गई है आपके पास, मॉलिक्यूलरिटी आ गई 1। ठीक है, और किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 या 4। अच्छा, 3 और 4 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल इसीलिए नहीं बनती क्योंकि वो चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गेट डिक्रीजेस। अगर किसी की मॉलिक्यूलरिटी, अगर आप जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल है जिसकी मॉलिक्यूलरिटी लगभग 10 भी है, तो ध्यान रखिए ऐसी रिएक्शंस के कॉम्प्लेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में तो नहीं हो सकती। मल्टी स्टेप होगी तो कोई ऐसा स्लो स्टेप जरूर आएगा जिसमें मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम 2 और 3 आ रही हो। तो याद रखिएगा किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन गेट डिक्रीजेस। तो ये थी मॉलिक्यूलरिटी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन मैंने अभी क्लियर की आपको। जैसे एक और एग्जांपल बताऊं, मैंने लिखा H2 प्लस I2 गिव्स आउट 2HI। तो यहां पर देखिए इसकी मैकेनिज्म अगर आपको नहीं दी गई, इसका मतलब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखिए 2 रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, सिंपली 2 इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो। नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझिए इसको। हमने रेट लॉ निकाला था, आर इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। रेट लॉ आर इज इक्वल टू के रिएक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन। अब ये जो एन है एक्चुअली में, इसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहे हैं। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, फिर हम लोग इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। देखिए, मान लीजिए, और ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिखता हूं कंसंट्रेशन, यहां मैं लिखता हूं रेट, और यहां मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस तरह से हमने एक ये टेबल यहां पे डिजाइन की है। अब देखना, मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को टू टाइम्स करता हूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 2 टाइम। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कंसंट्रेशन को 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम हो गया, तो डेफिनेटली एन की वैल्यू क्या बननी चाहिए यहां पर? 1। अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम किया है और रेट भी 2 टाइम हो गया, तो डेफिनेटली इस एन की वैल्यू क्या आ रही होगी? 1। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन गया? 1 बन गया। ऐसे ही अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम करते हो, 2 टाइम, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बन जाता है 4 टाइम, तो डेफिनेटली एन की वैल्यू क्या बन रही होगी यहां पर? 2। अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम करता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम होता है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अगर मैं कंसंट्रेशन को 2 टाइम करता हूं और रेट ऑफ रिएक्शन होता है 8 टाइम, तो डेफिनेटली टू एन की वैल्यू क्या बन रही होगी यहां पर? 3 बन रही होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? 3 आ गया। ऐसे ही अगर मैंने कंसंट्रेशन को किया 4 टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2 टाइम, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने कंसंट्रेशन को किया 4 टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2 टाइम, तो एन की वैल्यू क्या बननी चाहिए? आप बताइए जरा। हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 4 गुना किया और रेट ऑफ रिएक्शन केवल 2 टाइम आ रहा है, इसका मतलब एन की वैल्यू क्या बन रही है? एन की वैल्यू बन रही है 1/2। एन की वैल्यू क्या आ रही है यहां? 1/2 आ रही है। बात आ रही है समझ में? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी आ सकता है। और देखिए, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कोई भी चेंज करूं, एनी चेंज, बट रेट ऑफ रिएक्शन में हो रहा है नो चेंज, नो चेंज। अब देखिए, आपने इस कंसंट्रेशन को मान के चलो 10 टाइम कर दिया, 10 टाइम, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी आर है, तो डेफिनेटली इसका मतलब एन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए, 0 ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है। अगर आपने किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को आपने किया 2 टाइम, 2 टाइम, और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया आधा, हाफ टाइम हो गया, पहले से आधा हो गया, तो डेफिनेटली उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया? -1 आ गया। अगर आपने कंसंट्रेशन को किया 2 टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 3 टाइम, तो डेफिनेटली उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1.5 हो गया। तो आप एक चीज नोट कर पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं हो सकती है। क्योंकि मॉलिक्युलरिटी क्या है एक्चुअली में? मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन ए रिएक्शन। अगर मॉलिक्युलरिटी जीरो हो गई तो ये तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो ये डिफरेंस है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और मेन डिफरेंस है ये। तो अब हम यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं सिंपली। क्या डेफिनेशन बन सकती है? देखो, इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन टू विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स। देखो, मैं यहां डेफिनेशन बनाता हूं। इट इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ concentration term to which
rate of reaction actually depends. Rate of reaction actually depends. ये बनती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अच्छा, ऐसा भी होगा, देखिए आपके पास एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, जैसे ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, तो आप यहाँ पे टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकालेंगे? दिस इज 1 + 2, दैट मीन्स 3. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जो पावर लगी हुई उसका सम कर दीजिए. जैसे अगर मैं यहाँ पर x कर दूं और इसको y कर दूं, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा आपके पास? x + y. दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो हमने अभी देखा कि डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सामने क्लियर है. मॉलिकुलरिटी कभी भी जीरो फ्रैक्शन में नेगेटिव में नहीं आ सकती है, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड इवन इन फ्रैक्शंस आल्सो. नेक्स्ट देखें. अच्छा, अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब इन पर बेस्ड हम लोग एनसीईआरटी में कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, तो हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को देखते हैं. देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.9. देखिए कि ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकंड ऑर्डर इन बी. देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम रिएक्शन में रेट लॉ या तो हमको दिया गया होगा या हमको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया होगा. तो यहां हमको रेट लॉ बताया गया है कि दिस आर इज इक्वल टू के, और फर्स्ट ऑर्डर है ए के रिस्पेक्ट में और सेकंड ऑर्डर है बी के रिस्पेक्ट में. तो ये हमने यहां से एक रेट लॉ बना लिया. इस क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है और बी के रिस्पेक्ट में रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है. तो हमने यहां से ये रेट लॉ बना लिया. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको कि राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अब समझिए आप, हमने रेट ऑफ रिएक्शन के दो पार्ट लिखे हैं. रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. एक है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और एक है रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो आपको यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया गया है और डिफरेंशियल फॉर्म पूछिए. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रेट लॉ से आप पहले रिएक्शन बना लीजिए. रिएक्शन कैसे बनेगी? देखो, A + 2B गिव्स आउट प्रोडक्ट. हम लोग रेट लॉ से रिएक्शन बना सकते हैं, लेकिन रिएक्शन से रेट लॉ नहीं बनाएंगे, क्योंकि रेट लॉ तो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जाता है. अब अगर मुझे यहाँ पे रेट लॉ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं. देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए अपॉन टाइम. अब ये तो 1 मोल के लिए है तो ये लिख दिया मैंने. अच्छा, अगर बी के रिस्पेक्ट में लिखना चाहूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी अपॉन टाइम. तो ये हो गई मेरे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड पार्ट है हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी 3 टाइम्स. अब देखिए, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा. आर डैश इज इक्वल टू के. ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 1, और बी की कंसंट्रेशन कितनी की है? 3 टाइम्स, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2 है. तो डेफिनेटली 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा. तो मेरे पास आने वाला है, देखो, आर डैश इज इक्वल टू 9, और ये हो जाएगा के ए की पावर 1 और बी की पावर 2. तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू ये किसके बराबर है? आर के बराबर है. तो सीधे सीधे आर डैश बराबर क्या मिल रहा है आपको? 9 आर मिल रहा है. इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा. अब ऐसे ही आ जाइए थर्ड पार्ट पर. यहां पे क्या कहा जा रहा है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड. तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो चेंज होगा वो मैं आर डबल डैश कर देता हूं. ए कंसंट्रेशन ऑफ ए को डबल किया मैंने तो 2a की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ बी को डबल किया 2b की पावर 2. अगर मैं इनको यहां सॉल्व कर लूं, देखो, तो 2 की पावर 1 कितना आएगा? 2 आएगा. ठीक है, और 2b का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 4. तो मैं इस 4 को यहीं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, और ये बन गया b की पावर 2. अब ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? r के बराबर है. तो ये मेरे पास आ गया r डबल डैश बराबर 8 टाइम्स ऑफ r. तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है.
आप लोग देखिए बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेई के लिए, नीट के लिए, तो आपका जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो केवल एनसीईआरटी और उसके क्वेश्चंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होनी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी पूरी कर लें उसके बाद किसी रेफरेंस बुक पर जाएं, आपने एनसीईआरटी की नहीं है, रेफरेंस बुक खरीद रहे हैं, तो इसका कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी एनसीईआरटी ही होनी चाहिए। चलिए और क्वेश्चंस देखें हम लोग। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं, देखिए एनसीईआरटी में ही देखिए एक ये क्वेश्चन है, इस तरह के टेबुलर क्वेश्चंस भी आपके यहां आते हैं। देखिए मैं इसको करा देता हूं आपको, मैं इसको क्रॉप कर देता हूं पहले। देखिए देखिए ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन। अब देखना यहां आपको रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, 2a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी। लेकिन क्या आप रिएक्शन से रेट लॉ बना पाओगे यहाँ? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि a की पावर 2 और b की पावर 1? अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। हम रिएक्शन को देखकर रेट लॉ नहीं बना सकते। अगर ये रेट लॉ दिया जाता तो डेफिनेटली आप ये रिएक्शन लिख सकते थे। यहां पर आपको रिएक्शन दी गई है और साथ में आपको दिए गए हैं एक्सपेरिमेंटल डेटा। उस एक्सपेरिमेंटल डेटा का यूज करके आप रेट लॉ फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बताया गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक्सपेरिमेंट 1 देखिए, 1 2 3 4। यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये है रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से ये टेबल है। आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको बनाएंगे जरूर। देखिए क्वेश्चन को लिखने से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्वेश्चन में इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक छोटा सा रफ डायग्राम आपको बना लेना चाहिए। एक्सपेरिमेंट 1 में देखो ए की कंसंट्रेशन है 0.1, बी की है 0.1, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -3। इधर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.3, 0.2, और ये दे रखा है 7.2 इंटू 10 की पावर -2। यहां देखिए ये दे रखा है 0.3, 0.4, और ये दे रखा है 2.88 इंटू 10 की पावर -1। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में 0.4, 0.1, 2.40 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये टेबल आपको दे रखी है, मैंने दोबारा इसीलिए बनाई ताकि क्वेश्चंस में हम इन्वॉल्व हो जाएं। अब देखिए इस डेटा से आपको रेट लॉ बनाना है, और हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल टू के ए की पावर x और यहां b की पावर y। आपको ये x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भैया, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सपेरिमेंटल डेटा। या तो न्यूमेरिकल में रेट लॉ दे दिया जाएगा सीधे सीधे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिया था, या आपको डेटा दिया जाएगा, यू हैव टू फाइंड आउट द रेट लॉ। चलिए तो हम लोग देखेंगे। अच्छा ये क्वेश्चन हम ओरली देखते ही देखते भी कर सकते हैं, अगर एमसीक्यूज बने इस पर, अगर ये मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस में आएगा तो हम इसको ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, देखिए यहां पर ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.1, और ऑर्डर और रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है 6 इंटू 10 की पावर -3। अब आप ऐसा पेयर सेलेक्ट करो कि दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो। जैसे मैं ऐसा कर लेता हूं, देखो मैं ऐसा करता हूं, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 की बात करता हूं। देखना, तो ए की कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ये भी 0.3 है, ये भी 0.3 है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन 0.2 से क्या हो रही है, 0.4 हो रही है, मतलब जस्ट डबल हो रही है। और यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख दूं 28.8 इंटू 10 की पावर -2। तो देखो ये है 7.2, ये है 28.2, तो कितने टाइम हो रही है, 4 टाइम हो रही है। अब जरा देखो कंसंट्रेशन हो रही है 2 टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन हो रहा है 4 टाइम, तो डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया 2। तो आपके लिए y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2 आ गई। अब आप एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करो, यहां पर देखो
अब आप एक ऐसा पेयर सेलेक्ट करो जिसमें बी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट आ रही हो, जैसे एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 4 देख लो आप। तो यहां पर ए की कंसंट्रेशन 0.1 से कितनी हो रही है, 0.4, मतलब 4 टाइम हो रही है, 4 टाइम। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 24 इंटू 10⁻³ ये कितना हो रही है, ये भी 4 टाइम हो रही है। देखो कंसंट्रेशन 4 टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बिकम 4 टाइम, तो डेफिनेटली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपके पास रेट लॉ आ गया आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1 और बी की पावर 2, ये बन गया रेट लॉ। अब आप क्या करेंगे, आपसे पूछा गया है कि यहां पर आप रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करिए, तो क्या करेंगे, ए की कंसंट्रेशन लगा दो, देखो आर आपको, आप एक्सपेरिमेंट 1 ले लीजिए, सबकी वैल्यू लगा दीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी यहां पर। तो कुल मिलाकर हम इस क्वेश्चन को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं अगर ये एमसीक्यू में आता है, और हम लोग इसको सब्जेक्टिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको तरीका बताता हूं, देखिए। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 4 इक्वेशंस बनाएंगे। हम लोग यहां देखो एक्सपेरिमेंट 1 में देखो आर कितना आ रहा है, 6 इंटू 10⁻³ के, ए की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, 0.1 की पावर क्या लूंगा मैं, एक्स, और बी की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर वाई, क्योंकि मुझे एक्स और वाई तो फाइंड आउट करनी है। एक्सपेरिमेंट 2 आ जाइए, एक्सपेरिमेंट 2 में देखो मैं इसको लिख सकता हूं 7.2 इंटू 10⁻²। अच्छा, रेट कांस्टेंट तो सभी के लिए सेम रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए है 0.3, यहां पे इसकी पावर वाई एक्स, और यहां 0.2 की पावर वाई। एक्सपेरिमेंट 3, तो देखो आपको दे रखा है 28.8 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, और ये बन गया 0.3 की पावर x, और यहां 0.4 की पावर y। और एक्सपेरिमेंट 4 की अगर मैं बात करूं तो ये आ गया मेरे पास 24 इंटू 10⁻³ के, और ये आ गया 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये मैंने 4 एक्सपेरिमेंट के 4 इक्वेशंस बना ली। अब मुझे क्या करना है, वही पेयर बनानी है, जो काम मैंने यहाँ ओरली किया था वो मुझे लिख के दिखाना है। तो देखिए एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 इनको मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास देखो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको एक बार करके दिखा दूं। एक्सपेरिमेंट 2 मैं इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर देता हूं। देखिए एक्सपेरिमेंट 2 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 3 क्या मिलने वाला है मुझको, देखो 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 28.8 इंटू 10⁻² के 0.3 की पावर x और साइड में कर देता हूं। देखिए तो 0.3 की पावर x, 0.2 की पावर y, और एक्सपेरिमेंट t को देखूं मैं तो ये मिल जाएगा k 0.3 की पावर x और 0.4 की पावर y, इस तरह से। तो देखो 0.3 की पावर x, 0.3 की पावर x कैंसिल आउट हो जाएगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1/4, और ये आ रहा है मेरे पास 1/2 की पावर y। तो डेफिनेटली y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही मुझे क्या करना है, एक्सपेरिमेंट 1 डिवाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट 4। तो देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 इंटू 10⁻³ ओवर 24 इंटू 10⁻³ के 0.4 की पावर x, 0 पॉइंट सॉरी यहां आएगा 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y, और नीचे आएगा 0.4 की पावर x और 0.1 की पावर y। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4 की पावर x। तो x की वैल्यू क्या आ गई दादा, x की वैल्यू आ गई 1।
तो आप यहां से रेट लॉ बना सकते हो। रेट लॉ क्या बन गया देखो आपके लिए आ गया R इज इक्वल टू के ए की पावर और बी की पावर। ए की पावर x था तो x की वैल्यू आ रही है 1 और b की पावर आ रही है 2। अब आप लेकिन एक चीज देखें, अगर आप यहां पर रिएक्शन को देखते तो रिएक्शन में तो देखो ए की पावर 2 आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर ए की पावर कितनी आई देखो, प्रैक्टिकली ए की पावर आई 1। देखिए ए की पावर आई है 1, और छोटा कर दूं मैं, देखिए ए की पावर 1 और बी की पावर 2 आई है। अगर मैं रिएक्शन को देखकर रेट लॉ बना लेता तो गलती हो जाती। अब आपसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है, अब आप क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे आप इसको ले लीजिए, एक्सपेरिमेंट 1 को ले लीजिए। देखो 6 इंटू 10 की पावर -3 के 0.1 की पावर 1 और 0.1 की पावर 2। तो यहां से k की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो 6 इंटू 10 की पावर -3 ओवर 0.1, और ये आ गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 0.1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यूनिट क्या आएगी निकल कर, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, k की यूनिट का फॉर्मूला है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है देखो, 1 + 2 3 आ रहा है। तो देखिए मोल पर लीटर 1 - 3 और सेकेंड इनवर्स, 1 - 3 कितना हो गया -2। तो देखिए मोल पर लीटर की पावर -2 और ये सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। कुल मिलाकर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में, जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट द रेट लॉ। चलिए नेक्स्ट देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। और भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए हमारे यहाँ सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है, इसके अलावा एक और ऑर्डर है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये रिएक्शन का जो रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रिएक्टेंट की पावर 0 है, इसका मतलब क्या मिल गया आपको कि रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट। और ये किसके बराबर है, ये रेट कांस्टेंट के बराबर है। मतलब आप इस रिएक्शन की कंसंट्रेशन में कुछ भी चेंज करिए लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं वो स्पेशल कंडीशंस में की जाती हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमेशा कुछ स्पेशल कंडीशंस में होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर पहला एंजाइमेटिक रिएक्शंस, मतलब जो रिएक्शंस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती हैं, जैसे हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो रिएक्शंस हैं वो सब एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। दूसरा फोटोकेमिकल रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं यहां, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर प्लेटिनम सरफेस। ये सब एनसीईआरटी का ही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ओवर प्लेटिनम सरफेस, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ओवर प्लेटिनम सरफेस। तो ये 3 स्पेशल कंडीशन आपको मिल रही हैं। अब मैं इसके लिए देखो एक छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके यहाँ नहीं आता है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना जरूरी है। तो हम लोग वो केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, बस एक बार उसका ये डेरिवेशन कर लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इधर मैंने यहां एक रिएक्शन ली, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। देखिए
एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दैट इज ए, रिएक्टेंट ए है और ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। अच्छा, इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियली ए की जो कंसंट्रेशन है उसको मैंने लिख दिया है A0, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, चलिए, दिस इज ए, और यहां प्रोडक्ट कितने होंगे, 0 होंगे। इनिशियली का मतलब है कि रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। और फिर मैं बात करता हूं कि आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी। तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो देखो, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इसमें से एक्स कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई रिएक्टेंट की। तो जब एक्स डिक्रीज हुई है तो प्रोडक्ट के लिए भी कितनी बनेगी, एक्स बनेगी। अब ये जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई है इसे हम कहते हैं ए टी। क्या कहते हैं इसको, ए टी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बची हुई है उस पर कैलकुलेशन होती है सारी, जो खर्च हो गई है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन पर बात करते हैं। तो आपके पास देखो, ये आ गई इनिशियल कंसंट्रेशन और ये आ गई कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। अब ध्यान से देखिएगा, हम ये जानते हैं कि अगर मैं इसका रेट लॉ बनाता हूं तो ये बनेगा R इज इक्वल टू के और A की पावर 0। मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू के, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये तो रेट लॉ फॉर्म है। अगर मैं इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए ओवर dt। ये है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूं, देखिए, मैं इन दोनों को यहां पर बराबर रख देता हूं। देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन dt बराबर क्या आ रहा है, के, क्योंकि ए की पावर 0 है वो तो के ही बचेगा हमारे पास। अच्छा, मैं इसको लिख सकता हूं माइनस डी ए ओवर के इंटू डी टी, ऐसे लिख सकता हूं। और अब मुझे क्या करना है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अच्छा, डेरिवेशन बार बार बता रहा हूं, डेरिवेशन आपके यहां पर नहीं है। तो यहां क्या मिलने वाला है आपको, देखो, माइनस ए इज इक्वल टू के टी प्लस सी आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लेने पर आपको ये मिल जाएगा। देखिए, अब यहां पर अगर मैं t इज इक्वल टू 0 लगाऊं, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, ये जो वैल्यू है a, ये कितनी थी आपके पास, देखो, A0 बराबर, ये वैल्यू आ गई 0, क्योंकि t की वैल्यू 0 रखोगे, आपको मिल गया c की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस A0, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब मैं अगर बात करूं एट टाइम t, तो a की जगह मैं क्या रखूंगा, at, और आपको मिलेगा kt, और c की जगह पे क्या रखूंगा, माइनस A0। तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं, देखिए, माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, at इज इक्वल टू A0 माइनस at। इस फॉर्मूले को याद रखना है बस आपको। मैं आपको अगली स्लाइड में इसको समराइज करके बताता हूं। देखिए, एक रिएक्टेंट A है, ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन है A0, आफ्टर टाइम t इसकी कंसंट्रेशन जो बची हुई है वो क्या है, AT है। याद रखना, बची हुई कंसंट्रेशन पर कैलकुलेशन होती है। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया और वैल्यू आ रही है AT इज इक्वल टू A0 माइनस AT। कोई दिक्कत बताइए यहां तक, ये फॉर्मूला याद रखना है बस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक फॉर्मूला है। अगर अब मैं यहां ग्राफ खींचूं, देखिए, किस किस के बीच में, AT और T के बीच में, तो आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगा सकते हो यहां पर सीधे सीधे। देखिए, आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज y, दिस इज c, दिस इज m, दिस इज x। आप देख पा रहे हैं स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, और इंटरसेप्ट आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होगा, और स्लोप नेगेटिव है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा ग्राफ आएगा जिसके लिए m की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस a। तो दिस इज द ग्राफ AT और T फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
अच्छा, यहीं अगर मैं आपको बताऊं कि रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में अगर ग्राफ खींचा जाए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि R बराबर K, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर क्या आता है, 0। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर लीजिए। तो दोनों ग्राफ देखिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, एटी, और टी के बीच में ग्राफ खींचा है। अब देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे 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 क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में अगर ग्राफ खींचोगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। यहीं अगर मैं आपको अब एक आपकी एनसीईआरटी में है छोटा सा टॉपिक हाफ लाइफ, मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर दोनों के लिए ही बात करूंगा। यहां पे देखिए, यहां मैं अब बात करता हूं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को बोलते हैं हम लोग T50%। अब डेफिनेशन यहीं से लिखने की जरूरत नहीं है। द टाइम पीरियड आफ्टर विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 है तो टी हाफ के बाद कितनी बचेगी, 50। अगर स्टार्टिंग में 40 है तो T50 के बाद कितनी बचेगी, 20। तो सीधी सी बात है, देखिए टी इज इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, A0। तो डेफिनेटली टी इज इक्वल टू T50% पर कंसंट्रेशन कितनी बची हुई होगी, A0/2। A0/2 क्या बनेगी यहां पर, T50%। आफ्टर टाइम, आफ्टर हाफ लाइफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी बचने वाली है, A0/2। अच्छा, फॉर्मूला हमारे पास है ही, AT इज इक्वल टू A0 माइनस AT। मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं। AT, ये जो T है ये 50% वाला है, ये 50% वाला है, तो आपको यहां क्या मिलने वाला है, A0/2। ये है A0 माइनस AT 50%। ठीक है, अब मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं, AT 50% इज इक्वल टू A0 माइनस A0/2। तो मैं इसको लिख सकता हूं A0/2। तो मेरे पास देखो सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया, T50% बराबर A0/2 के। ये मेरे पास आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला। T50% इज इक्वल टू A0/2 के। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि भैया यहाँ पे ग्राफ खींच दीजिए, किस किस के बीच में, आप यहाँ T50% और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, मैं यहां पर इसको R लिख देता हूं, यहां पर R लिख देता हूं, A भी लिख सकते हैं। अब देखिए खुद, T50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है कंसंट्रेशन के, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन। और जबकि रेट ऑफ रिएक्शन के लिए कैसा ग्राफ आ रहा है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सी द डिफरेंस, rate of reaction is independent of the concentration and half life is directly proportional to the concentration of reactant। चलिए, यहीं पर मैं अगर कंप्लीट लाइफ की बात करूं, इसको और मिनिमाइज करके मैं यहां पर कर देता हूं। देखिए, अगर मैं यहां T100% की बात कर लूं, T100%, बताइए जरा, अगर T100% की बात हो रही है, इसका मतलब कि ये रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, तो रिएक्टेंट बचा हुआ कितना है, बताइए आप। अगर रिएक्टेंट 100% पूरी हो गई, इसका मतलब रिएक्टेंट तो जीरो बचा है, क्योंकि होल ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो यहां पर T100% पर रिएक्टेंट रिमेन जीरो, रिएक्टेंट रिमेन जीरो। इसका मतलब क्या है, AT बराबर क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। फॉर्मूला है आपके पास, AT इज इक्वल टू A0 माइनस, और T यहां पे कौन सा वाले लिया है मैंने, 100% लिया, तो ये कितना है, 0 इज इक्वल टू A0 माइनस AT 100%। तो यहां से मैं T 100% निकाल सकता हूं। देखिए T 100% बराबर निकलेगा A0/K, A0/K। देखिए, अगर अब मैं यहां पे ग्राफ खींचूं, देखिए जरा, अब मैं यहां ग्राफ खींचूं T 100% और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, सॉरी इसमें रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन पता करते हैं, ये तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा। अगर मैं रिलेशन पता करूं, देखिए
टी 100% बराबर आ रहा है A0/K और टी 50% आ रहा था A0/2K। मैं इसको यहां इसके पास में लिख देता हूं, देखिए जरा इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें, जरा देखो। तो यहां पर मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा टी 100% बराबर ट्वाइस ऑफ टी 50%। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन 10 सेकेंड्स में हाफ होती है तो 20 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कंप्लीटेड। और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 5 मोल पर लीटर और आपने अब इसका जो कंसंट्रेशन है वो कर दी 2.5 मोल पर लीटर, तो बताइए हाफ लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि टी 50% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अगर कंसंट्रेशन हाफ होगी तो ऑब्वियसली जो हाफ लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसका एक छोटा सा डेरिवेशन होगा और उसका वो फॉर्मूला होगा।